हेलो एवरीवन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ईयर 2016 के सैम्पल पेपर को, जिसमें हम सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितना और किस तरीके का आंसर लिखना है सो दैट वी कैन स्कोर अ गुड मार्क. So now let's begin with the very first question from this sample paper, that is write the next homologue of each of the following. So हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं. इन दोनों ही पार्ट्स को पहले तो ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये कौन से कार्बन कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, एंड देन इनसे नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड आएगा. सो द फर्स्ट वन इज C2H4. सो अगर ध्यान से देखें और हम अपने फॉर्मूलाज को याद करें ऑफ होमोलोगस सीरीज, that is the alkanes, alkenes and alkynes. So हम ध्यान से देखें तो ये C2H4 के अकॉर्डिंग कौन सा वाला है? Simple, the answer is ethene. This is a double bond carbon compound. So अब ethene से next क्या आना चाहिए? 3 carbon atom वाला compound, which is propene, and उसका फॉर्मूला होगा C3H6. Now second sub part is C4H6. So अब ऐसा कौन सा कार्बन कंपाउंड है, उसका क्या नाम होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है. सो अगेन रिवाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग दैट फॉर्मूला, वी कम टू नो कि ये C4H6 वाला कार्बन कंपाउंड है हमारा ब्यूटाइन. दैट मीन्स इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड. अब ब्यूटाइन के बाद नेक्स्ट आना चाहिए 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बन कंपाउंड, विच इज एक्चुअली पेंटाइन. सो पेंटाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H8. सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर एंड दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट कि ये कौन सा कार्बन कंपाउंड है और इसके बाद नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड कौन सा आएगा. Now let's move on to the next question and let's see कि ये question है क्या और इसका क्या आंसर होगा. So the question is, what are covalent compounds? Why are they different from ionic compounds? And then list 3 characteristic properties. So basically ये एक question 3 parts में divided है, जिसमें पहले में तो हमें simple define करना है कि ये covalent compounds जो होते हैं वो होते क्या हैं. नेक्स्ट हमें ये बताना है कि कैसे, हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक कंपाउंड्स. एंड देन थर्ड पार्ट में हमें आंसर करना है, मेंशन करनी है, लिस्ट करनी है 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं विद डिफाइनिंग कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं. सो आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली राइट एज द आंसर. सो सिंपल यू विल राइट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by sharing of electrons between 2 atoms which contain covalent bonds. So simple, covalent compounds वो compounds होते हैं जो आपस में electrons को share करके compound का form करते हैं या compound की formation करते हैं. So majorly covalent compound का objective क्या होता है? electrons को share करके bond create करना and then एक compound form करना. Simple example, methane या फिर आप कार्बन के और कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, सबके सब क्या हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स. सो ये आयोनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होते हैं? सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सिंपल, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल. सो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में क्या डिफरेंस है. सो सिंपल, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज the ionic compounds are formed by the transfer of electrons, whereas the covalent compounds are formed by the sharing of electrons, hence creating bonds. सो सिंपल, कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स और बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन इटसेल्फ. जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में हम स्ट्रिक्टली मेंशन करते हैं
कि मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टू दी नॉन मेटल। सो इसीलिए हमारे आयनिक कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। Now let's answer the third part of the question, that is we need to list the three characteristic properties. So सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये इनसॉल्यूबल या कह सकते हैं कि लेस सॉल्यूबल है इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो सिंपल इस तरीके से आपको वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है एंड यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स। Now let's solve another question and let's see what the question is. When ethanol reacts with ethanoic acid in presence of concentrated sulfuric acid, that is H2SO4, a substance with fruity smell is produced. Answer the following. First, state the class of compounds to which the fruity smelling compound belongs. Further, write the reaction and write the chemical name of the product so formed. Second part है, state the role of the concentrated sulfuric acid in this reaction. So let's get started with the very first part of the question. तो question बहुत simple सा है and I hope you remember we have already discussed this fruity smelling substance when we were talking about ethanoic acid and ethanol reaction, which is actually called the esterification reaction. So question में क्या बोला गया है कि जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ in the presence of concentrated sulfuric acid, a substance with fruity smell is produced. So पहले क्वेश्चन में क्या आंसर करना है? State the class of compounds to which the fruity smelling compound belongs. Next, write the reaction and write the chemical name of the product so formed. So simple, the product so formed is ester. So esterification reaction में होता क्या है कि ethanol and ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid which acts as a catalyst forms ester plus water. So simple, the product so formed is ester. Further, पूछा गया है कि इसका केमिकल नाम क्या है. So इसका केमिकल नाम है ethyl ethonate. So केमिकल नेम क्या है? ethyl ethonate. अब क्या लिखना है और इसकी रिएक्शन को. So इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है. क्या क्या कंबाइन हो रहे हैं? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. सो लेट्स राइट दैट. इथेनॉल हो गया C2H5OH प्लस CH3COOH in the presence of concentrated H2SO4 gives us CH3COO C2H5 plus H2O. So यहाँ ये हो गया हमारा इथेनॉल. This is ethanoic acid. This is ester and this is water. Let's write that. ये हो गया इथेनॉल. Then ये हो गया ethanoic acid. Next ये हो गया ester या कह सकते हैं ethyl ethonate जो कि इसका केमिकल नाम है. And this is water. Okay. Now next क्या है? Next part क्या है? State the role of concentrated sulfuric acid in this reaction. So अगर आप ध्यान से देखें, पहले क्या था? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड है, करेक्ट. अब जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? ईस्टर एंड जो वाटर है वो अलग हो गया है. दैट मीन्स कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. व्हाट डज दैट मीन? वो वाटर को रिमूव करता है इन द रिएक्शन. सो सिंपल, व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? सिंपल, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एंड नॉट टू फॉरगेट, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा कैटलिस्ट है. दिस इज अ कैटलिस्ट. सिंपल.
Now let's solve another question, and the question is, calcium is an element with atomic number 20. Stating reason, answer the following questions. First, is calcium a metal or non-metal? Second, will its atomic radius be larger or smaller than that of potassium with atomic number 19? Third, write the formula of its oxide. So एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. मेजरली हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि हमें कौन सा एलिमेंट बताया गया है? कैल्शियम. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 20. सो सबसे पहली चीज ये कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए या फर्स्ट सब पार्ट के लिए, इज कैल्शियम अ मेटल और अ नॉन मेटल, तो हम सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा. आई नो यू ऑलरेडी नो द आंसर, बट लेट्स जस्ट सी. सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है. सो 20 के अकॉर्डिंग होता है 2, 8, 8. दैट इज 2 + 8 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18. बचा कितना? 2. सो नेक्स्ट शेल में कितना जाएगा? 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाएगा? द आंसर इज वेरी सिंपल. 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाएगा. और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो क्या होते हैं? करेक्ट, दे आर मेटल्स. सो सिंपल, कैल्शियम क्या है? मेटल कि नॉन मेटल? द आंसर इज मेटल. नेक्स्ट पार्ट इज, विल इट्स एटॉमिक रेडियस be larger or smaller than that of potassium with atomic number 19? So calcium का atomic number है 20, potassium का atomic number है 19. So potassium definitely calcium से पहले आएगा. So let's see कि इसका आंसर क्या होगा. The answer is that potassium is placed before calcium, which has atomic number 19, and calcium, which has an atomic number 20. When in the fourth period, since the atomic radius decreases along the period, the atomic radius of calcium will be smaller than potassium. The answer is very simple. And now coming on to the third part, that is, write the formula of its oxide. So oxide यानी कि simple calcium के साथ oxygen को add कर देते हैं. क्या मिलेगा? calcium oxide. तो हम उसे simple कैसे लिखेंगे? CaO, जहाँ पे Ca is the symbol of calcium, O is the symbol of oxygen. और क्योंकि दोनों की ही वैलेंसी 2 है, सो इसलिए 2 और 2 को मेंशन करना जरूरी नहीं है. वी कैन सिंपली राइट इट एज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना है. Now let's solve another question, and the question is, an element capital M with electronic configuration 2,8,2 combines separately with NO3, SO4 and PO4 radicals. Write the formula of 3 compounds so formed. Next, to which group and period of the modern periodic table does the element M belong? Further, will M form covalent bond or ionic bond, or we can say covalent compound or ionic compound? Further, give reasons to support your answer. So let's get started with answering the question one by one, and that is, सबसे पहली चीज ये कि ये कौन से ग्रुप एंड कौन से पीरियड में बिलोंग करता है of the modern periodic table. So simple, since the electronic configuration is 2,8,2, so the element M suggests that it belongs to group 2 and period 3 of modern periodic table. Next, it has a valency 2. That means it is a metal. Now next, the chemical formula of the compounds so formed, जब M combine करेगा with the radicals, so क्योंकि पहले हम combine कर रहे हैं M को with the radicals, so let's say it like that. So this first one will be MnO3 2, that means it will be magnesium nitrate, MgNO3 2. Next,
MsO4, that means magnesium sulfate, that is MgSO4. Next, M3PO4 2, that means Mg3PO4 2. So इस तरह से फॉर्म होंगे हमारे कंपाउंड्स. अब बात आती है कि what is the part left? Will M form a covalent or an ionic compound? So the answer is very simple. क्योंकि M हमारा मेटल है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं फॉर्म करेगा. सो क्या फॉर्म करेगा? इट विल डेफिनेटली फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड. सिंस इट हैज अ वैलेंसी 2, so therefore it will lose 2 electrons. Now let's solve another question, and in this questions we are having 3 parts of the same question. So the first part is, give a test to distinguish or differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon. Second part है question का, name the products formed when ethane burns in air. Further, write the balanced chemical equation for the reaction showing the types of energies liberated. And then the third part is, why is reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight considered a substitution reaction? So एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं. पहले तो ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है. So पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या आंसर लिखेंगे? Pose the question once again. The question is, give a test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. So saturated हाइड्रोकार्बन हमारे वो होते हैं जिनका सिंगल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो अब ऐसा कौन सा टेस्ट करें जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड. सो लेट्स सी व्हाट वी नीड टू राइट. सो द आंसर यू नीड टू राइट इज, pass the vapors of given samples of saturated and unsaturated hydrocarbons into the bromine water taken in 2 separate or different test tubes. The one which discharges the color of bromine water is that of unsaturated hydrocarbon, and the one who doesn't is the saturated hydrocarbon. So simple, this is the test, bromine water test है ये हमारा, जिसके अंदर जब कलर डिस्चार्ज हो जाएगा सो सिंपल वो कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जब कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो वो होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ईथेन बर्न्स इन एयर. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन शोइंग द टाइप्स ऑफ एनर्जीज लिबरेटेड. सो सिंपल, जब ईथेन एयर में बर्न होगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. सो दीज आर दी एनर्जीज, हीट एंड लाइट आर दी एनर्जीज जो लिबरेट होंगी. प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट. अगर हम रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन होगी C2H6 बैलेंसिंग इट, तो 2C2H6 हो जाएगा विच इज इन द गैसियस फॉर्म, प्लस 7O2 अगेन विच इज इन द गैसियस फॉर्म क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं. सो क्या फॉर्म होगा? 4CO2 विच इज अगेन इन द गैसियस फॉर्म क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O क्योंकि वो वाटर है तो वो लिक्विड होगा, प्लस हीट एंड लाइट. नाउ लेट्स आंसर द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज, why is reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight considered a substitution reaction? So इसका आंसर सिंपल सा ये है, what we need to write is, the reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight is considered to be a substitution reaction because the hydrogen atoms of methane, the formula is CH4. So the hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine atoms one by one. So एक एक करके हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा. So one hydrogen atom is removed and one chlorine atom is added. So एक एक करके जैसे हमारे 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो one by one chlorine will replace those hydrogen atoms.
So these are the answers that we need to write for the questions which were given to us. I hope you would have understood what is the answer, how is that a particular answer to the question, and how you need to write the answer.